अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा यूएई की। इमरान खान से IMF की MD क्रिस्टीन लगार्ड की दुबई में मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताउन से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत हुई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, इंतहाई अहम मुलाकात थी, क्या तफसीलात सामने आ सकी? देखिए, दुबई पहुंचने पर सबसे पहले वली शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से खुसूसी तौर पर उन्होंने इस्तकबाल किया। ये दो रहनुमाओं के दरमियान, इमरान खान और उनके दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये वन ऑन मुलाकात जो है तकरीबन आधा घंटा जारी रही। उसके बाद इमरान खान से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड से मुलाकात हुई। ये साइड लाइन्स पे मुलाकातें हो रही हैं। इसके बाद इमरान खान ने साद अल दीन रफीक अल हरैरी से, जो कि प्राइम मिनिस्टर है लिबनान के, उनसे भी साइड लाइन पर मुलाकात की। इन मुलाकातों का सिलसिला साइड लाइन्स पर जारी है। एक अहम दौरा है, एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इमरान वहाँ पर गए हैं। कुछ ही देर बाद ये बताया गया है कि इमरान खान इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का जिसको नाम दिया गया है, उससे कुछ देर बाद वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। हम ये मुलाकात की अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और अब बात मुल्क में जारी सियासी मामलात की। प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए शहबाज शरीफ को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करना होगा। PTI रहनुमा नईम उल हक कहते हैं शहबाज शरीफ के बगैर भी कानून साजी हो सकती है। नैब के खिलाफ मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी से शिकायत मौसूल हो रही हैं। ये भी बता दिया कि काफ लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। आइंदा काबीना में तोसी हुई तो इत्तेहादी जमात को मजीद नुमाइंदगी देंगे। कि आइंदा प्रोटेक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब को अगर वापस लाना है तो हम चाहेंगे कि वो एक ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत करें ताकि कौमी असम्बली की कार्रवाई चल सके। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो आके हुकूमत को या किसी को भी गालियाँ निकाल सकें। कानून में भी ये लिखा हुआ है कि वो मस्बत किरदार अदा करें। मगर शहबाज शरीफ ने, उन्होंने वज़ीर आज़म के ज़ातियात पे हमले किए, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था। और आप क्या समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ एक आदमी नहीं आएगा तो कानून साजी नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से ख़ास तौर पर कराची से और भी शिकायत मिल रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर नैब तंग करती है। हमारे दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं हैं। हमारा जो इत्तेहाद कायम है वो मजबूत है। जब हमारी काबीना में एक्सपेंशन होगी तो औक़ाफ़ की जानिब से मरकज़ में और एडिशन होगा। इमरान खान, वक्त की ज़रूरत है, अफवाहों में सदाकत नहीं। PTI से इत्तेहाद मजबूत है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात ने साफ साफ कह दिया। कहा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। लाहौर में PTI रहनुमा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जो लोग ये अफवाहें उड़ाते हैं, उनका काम ही ये है कि अफवाहें उड़ाते रहें और हमारा इलाक़ जो है उसमें कोई रखना पैदा हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने एक अहद किया हुआ है कि हमने इकट्ठे चलना है, तो इकट्ठे चलेंगे। और बारों में खबरें आती हैं कि फलां आदमी हमारा हमजा शहबाज को मिला, किसी को मिला, इसको मिला, वो मिला, तो बिल्कुल झूठ है। हमारा उनके साथ कोई तलब वास्ता नहीं है। और इमरान खान को हम समझते हैं कि वो इस वक्त की ज़रूरत है। जहाँ तक CM का तल्लुक़ है, बावजूद तरीके से कहना चाहूँगा, अगर किसी ने साजिश की तो हमारी पार्टी बिल्कुल उसका साथ देगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने PTI हुकूमत पर फिर तनकीद कर दी। कहा पहली मरतबा एक वज़ीर आज़म IMF के पास जा रहा है, जबकि इमरान खान ने कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लें। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। सारी पार्टियों ने मिलकर और मियां शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाया। अगर वो समझते हैं कि ये उनको हटाने से उनको फ़ायदा हासिल होगा, कि ये सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, हालात मजीद बिगड़ेंगे। पहली दफा एक वज़ीर आज़म चल के IMF के पास जा रहा है। कल तक वो खुदकुशी कर रहे थे कि अगर कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लो। तो उनके अपने जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ते जा रहे हैं। सुना है कल उन्होंने KP के IG को और चीफ सेक्रेटरी को फर्क कर दिया। ब्यूरोक्रेसी इस माहौल में तो काम नहीं करेगी। मियां साहब को खुदा न खास्ता उनकी तबीयत जो है
ज़्यादा नासाज होती है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आएगी। हम सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उन 6 डॉक्टरों के बोर्ड की, उस पर अमल दरामद किया जाए। सिंध मेगा करप्शन केस में गिरफ्तार अहम मुल्जिम असलम मसूद की कराची मुंतकिली में दिल का रोग रुकावट बन गया। FIA हुकाम कहते हैं मुल्जिम को अब तभी मुंतकिल करेंगे जब डॉक्टर्स इजाजत देंगे। इस्लामाबाद से आपको रिपोर्ट करेंगे आदिल तनोनी। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार असलम मसूद की कराची मुंतकिली का मामला लटक गया। बात हो रही है ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। FIA ने असलम मसूद की मुंतकिली डॉक्टरों के मशवरे से मशरूत कर दी। फैसला अब पीर को मुतवक्के। असलम मसूद को एक रोज पहले ही इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से इस्लामाबाद लाया गया। FIA ने सीनियर सिविल जज आमिर अजीज की अदालत में पेश किया तो मुल्जिम का 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मिल गया। कराची की मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म भी मिला, लेकिन FIA के मेहमान खाने में हफ्ते की रात ही असलम मसूद की तबीयत बिगड़ गई। मरीज मुल्जिम को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। FIA हुकाम का कहना है असलम मसूद का पीर को दोबारा तिबी मुआयना होगा। इसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि मुल्जिम को कराची कब मुंतकिल करना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने अलाउंस में इजाफा करवाने की ठान ली। घरों की तज़ीन और आइश की रकम बढ़ाने का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया। इसी पर बात करेंगे फयाज अहमद से। फयाज, बताइएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा या फिर महंगाई से परेशान है या फिर पुरतायुश रहाइश के ख्वाहिशमंद, इसीलिए जो अलाउंसेस हैं जिसमें घरों की तज़ीन और रहाइश का जो अलाउंस है उसको बढ़ाने का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है और अलाउंसेस में 100% इजाफे की तजवीज़ दी गई। यानी अब जो है उनकी अलाउंसेस सालाना 5 लाख है उसको बढ़ाकर 10 लाख करने की सिफारिश की गई है और इस हवाले से जो तरमीमी बिल है वो बिल्कुल तैयार है और कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होने जा रहा है तो उसमें उसको पास करने के लिए पेश भी किया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया फयाज। कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस की तफ्तीश में नया मोड़। अदालत में पेश पुलिस रिपोर्ट में ऐनी शाहिद को लापता करार दे दिया। सामान्य लापता पुलिस एहलकार शहजाद जहांगीर को ढूंढ निकाला। एहलकार कायदाबाद थाने में तैनात है। तफ्तीशी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान केस से मुतालिक जवाब देने से कतराने लगे। नकीबुल्लाह कत्ल केस तफ्तीशी अफसर AIG वेलफेयर डॉक्टर रिजवान ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट में कई सनसनीखेज इंकिशाफात तो किए गए मगर कई सवालात ने भी जन्म ले लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि वाकये का ऐनी शाहिद पुलिस एहलकार शहजाद जहांगीर लापता है। उसमें साबिक SSP मलिर और उनकी टीम को कसूरवार ठहराया गया, लेकिन समा ने रिपोर्ट में किए गए इंकिशाफ का पोल खोल दिया। पुलिस एहलकार शहजाद जहांगीर कायदाबाद थाने में बहैसियत हेड मोहर्रर तैनात है, जबकि मौजूदा SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक शहजाद जहांगीर रोजाना ड्यूटी पर भी आता है। रिपोर्ट में दर्ज इतनी बड़ी गलती ने तफ्तीश पर भी कई सवालात खड़े कर दिए। जब डॉक्टर रिजवान से पूछा गया तो जवाब देने से कतराने लगे। कोई इतना जल्दबाजी के अंदर है कि अभी जो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हुई है और अभी जज ने भी उसके ऊपर कमेंट नहीं किया, हम और आप उस पर कमेंट करने लग गए। इससे उस रिपोर्ट के ऊपर और मुल्जिमान के उस केस के ऊपर जो है वो एक बुरा असर पड़ेगा। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, मैं आई हूँ केस का, मैं अपनी बात कर सकता हूँ और ये बात मैं क्योंकि आई हूँ और मुझे इसको कहने में मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में मरकजी मुल्जिम राव अनवार और दीगर मुल्जिमान की जमानत को नकीबुल्लाह के वालिद ने चैलेंज कर रखा है। अफसोसनाक खबर, शेखुपुरा में नामालूम अफराद ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। शेखुपुरा के नवाही गांव में 3 नौजवानों की लाशें मिली जिन्हें नामालूम अफराद कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाकया दारीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। तीनों मकतूलीन डकैती, राहज़नी और कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं और वाकये की मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। कोयटा में 2.5 साला बच्चे के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करने पर तफ्तीशी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। बच्चे के वालिद ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे आपको। कोयटा में 2.5 साला बच्चे बिलाल अचकजई के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के इल्ज़ाम में दहशतगर्दी की 9 दफ़ात के तहत मुकदमे के इंदराज का वाक़या। IG पुलिस बलूचिस्तान के नोटिस के बाद न्यू सरियाब थाने के तफ्तीशी को मुअत्तल जवाब तलब कर लिया गया। बिलाल अचकजई के वालिद ने इंकिशाफ किया है कि इसने अपने ख़ानदान के साथ खुश साली के बायस किला अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर कोयटा में सकूनत इख्तियार की।
लेकिन न्यू सरियाब थाने के SHO ने हम पर ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाकर रिश्वत का मुतालबा किया। इनकार पर बिलाल अचकजई समेत 4 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की 9 दफ़ात के तहत फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया। अलाउद्दीन अचकजई ने मजीद बताया कि मुकदमे में नामजद 3 अफराद तो समझौता करके रिहा हो गए, लेकिन बिलाल अचकजई का क्या बनेगा? वालिद को बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र लाहक हो गई। ये अभी तो ये बड़ा होएगा, स्कूल का मसला होएगा, इधर शहर में फिरता है, उस टाइम 1 साल 3 महीने का था। बिलाल अचकजई के वालिद ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके बेटे और ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। इन तस्वीर को देखिए, हर गली हर मोहल्ला एक ही नजारा, उबलते गटर, गंदे पानी की दहशत। कोई शहरी लड़खड़ा जाता है, कोई गिर जाता है, लेकिन गंदा पानी यूं ही सर ताने खड़ा रहता है। पोश इलाका हो या गरीब की बस्ती, कोई भी इससे नहीं बची। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस गंदे पानी से कई बीमारियां होती हैं, लेकिन सरकारी बाबुओं को इसकी कोई परवाह नहीं। कभी कभी तो अहम शाहराएं भी गंदे पानी का तालाब बन जाती हैं। अवाम की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, इन उबलते गटरों को देखने वाला कोई नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दिखाएगा समा और देखेगा पूरा पाकिस्तान। कराची के कौन से इलाकों में इस वक्त काले पानी की दहशत है, इस नक्शे की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। कराची के इन इलाकों में मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स। सबसे पहले चलते हैं कुरंगी, जहां मौजूद है खुर्शीद आलम। तो खुर्शीद, बताइएगा क्या है अहवाल कुरंगी वालों का? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 2.5 में, और यहाँ उबलते गटरों और गंदे पानी की वजह से 5 लाख से ज्यादा की आबादी किस अजियत से दो चार है, आइए आपको मिलवाता हूँ। आप यकीन करें, हम बहुत परेशान, पानी निकाल के तंग आ गए, पानी खत्म ही नहीं होता है, पानी खत्म ही नहीं होता है। कितने बुजुर्ग गिर जाते हैं, उनको उठाते हैं, और बच्चे खेल नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है। बच्चे बीमार हैं, घरों में आदमी बीमार है। मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियार नहीं, और जिन इदारों के पास इख्तियार है वो काम करने पर आमादा नहीं, उनकी तरजीहात कुछ और हैं। कोरंगी 2.5 नंबर के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो कुरंगी की गंदगी आपने देखी। अब रुक करते हैं बल्दिया टाउन का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली हसनैन। अली हसनैन, बताइएगा क्या है हाल बल्दिया टाउन वालों के? सीवरेज का बरहम निज़ाम, ये कराची की बहुत पुरानी कहानी है जिसका हल अब तक नहीं निकल सका है। मैं इस वक्त कराची के इलाके बल्दिया में मौजूद हूँ। देखते हैं कि यहाँ के अवाम कितने परेशान हैं और यहाँ सीवरेज का निज़ाम किस कदर दरहम बरहम है। आइए आपको भी दिखाते हैं। कचरे में बैठ के पिक्चरें खिंचवा रहे थे कि यार हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब जैसे ही वोट खत्म, इलेक्शन खत्म, बंदे गायब। हर रोड पर यही हाल है, कहां से कब तक मैं बच्चों को बचाऊंगा? वादे तो बड़े किए इन्होंने कि हम रोड डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, गटर साफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई पलट के नहीं आया यहाँ पे। तो ये घर पे भी नहीं जा सकते, ऐसा असर हो रहा है। अब तो यहाँ का हर रिहायशी बस एक ही बात कहेगा कि ये है कराची का इलाका बल्दिया, जहाँ हर मुंतखब नुमाइंदा वोट लिया और चल दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली हसनैन, समा, कराची। कराची के कदीम इलाके लियारी की बात की जाए, और यहाँ भी यही सवाल कि क्या यहाँ पर काले पानी की सजा दी जा रही है, ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा सोनिया शहजाद। सोनिया, बताइएगा। लियारी के अवाम ने रिवायत बदली, तब्दीली के नाम पर नई सियासी जमात चुनी, लेकिन इस इलाके की किस्मत फिर भी ना बदली। लियारी के अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान खान को वोट देके अपने इलाके को देखा, ये हमारा हालत तो देखो, ये हम खुद बंगी बनकर बैठे हुए, तब्दीली ये है ना, देखो ये आपके सामने तब्दीली है। ये हमारे को पीपल्स पार्टी वाले वो दे रही है, बोलते हैं बाबा तुम लोग ने पीटीआई को लाया है, अब ये भुगतो। कोई सुनता है नहीं हम लोग का बात, हम बोलता है, फायदा नहीं है बोलने का। लियारी की कहानी वही पुरानी, गली गली में गंदा पानी। लियारी के अवाम कहते हैं कभी भुट्टो और कभी तब्दीली के नाम पर इन्हें सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया गया है। आपके वोट बहुत सोच समझ कर देंगे।
कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। वजीर बल्दियात क्या कहते हैं, ये भी काले पानी के सताए कराची वालों को बताते हैं। कराची में बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ जो सीवेज का और पानी का निज़ाम है वो कराची वाटर सीवेज बोर्ड का नहीं है। कई कच्ची आबादियाँ हैं जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुई हैं, वहाँ जो सिस्टम है वो कराची वाटर सीवेज बोर्ड का नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें निज़ाम बिछा हुआ है पानी का या सीवेज का, वो लोगों ने खुद से बिछाया हुआ है, वो वाटर सीवेज बोर्ड की जिम्मेदारी में आता नहीं। रिजर्वायर से जब निकलता है कराची के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाता है, वहाँ तक पानी बिल्कुल ठीक होता है। खराबी होती है जब वहाँ से पानी निकल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाइनों में जाता है। ये कंटेमिनेशन का इशू उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कराची के शहरी अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे। तो अगर आपके इलाके की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है जैसे हमारे नुमाइंदगान ने बताई, तो घबराएं नहीं, बस फोन उठाएं और अपनी आवाज पहुंचाएं समा को, क्योंकि आपकी आवाज पहुंचाएगा समा आला ऐवानों तक, जिम्मेदारों तक। तो बात यही खत्म नहीं होती। कराची के इलाके किजली के पंपिंग स्टेशन की हालत खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट की कई साल से सफाई नहीं हुई, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। फैसल खान रिपोर्ट करेंगे आपको। गिजरी और क्लिफ्टन के मकीन कैसा पानी पी रहे हैं। गिजरी के इस पंपिंग स्टेशन की हालत से साफ जाहिर है। जेरे तामीर पानी के टैंक में गंदगी और गिलाजत का अंबार और कुछ पानी के पाइप। फिल्ट्रेशन प्लांट 2011 से जेरे तामीर है, मगर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने काम मुकम्मल करने में देर ही नहीं बहुत देर कर दी है। अभी मेरी सीबीसी के सीईओ से बात हुई है और इंशाल्लाह इसको हम 8 से 10 दिन में इसको मेंटेन करवाएंगे। इसका फिल्ट्रेशन प्लांट भी, पंपिंग के जो आप आगे देखें तो यहाँ पे चूहे और जानवर उस टैंक में मौजूद हैं। इलाका मकीन भी कहते हैं जो पानी मिल रहा है वो बीमार कर रहा है। जो गंद निकलता है गटर के अंदर से, वो गंद पानी के लाइन से निकला, टैंकी के अंदर से निकला है। और हमने अपनी आंखों से देखा है, बाकायदा वीडियो भी बना के जो पहले इनके सीईओ आए थे कंटोनमेंट के, उनको दिखाया था। दरखास्तें दिए कंटो बोर्ड के, मगर वो काउंसलर साहब हमारे वो आगे दरखास्त पहुंचने देते ही नहीं है। चमकता दमकता कराची मुहिम के दौरान इलाके की सफाई भी की गई। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कंटोनमेंट बोर्ड को सूरत हाल से आगाह कर दिया है, बहुत जल्द इन मसाइल को हल करवाएंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ फैसल खान, समा, कराची। और कराची से खबर, जहां के इलाके गिजरी से सरकारी गाड़ी छीन ली गई। ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया है कि मुल्जिमान ने उससे अस्तहे के जोर पर यरगमाल बनाए रखा। डायरेक्टर इरिगेशन के अहले खाना ड्राइवर के साथ पार्लर गए थे। जी सर, पार्लर में आया था बच्ची को लेके साहब वालों की, उनको उधर छोड़ के मैंने गाड़ी लगाई पार्किंग में लगा के मैं जा रहा था दुकान पे कोई चीज़ लेने के लिए। मैं जैसे प्लाट से क्रॉस हूँ तो जैसे मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी है तो वो गाड़ी मेरे आके साथ रुकी है। फिर वो बंदे मैं उधर से पैदल गया हूँ, सिर्फ प्लाट क्रॉस किया है, इतनी देर में वो गाड़ी घुमा के उस गली में लेके आए। लेकिन आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे से आगे रोका इन्होंने। पीछे से आगे रोकने के बाद इन 3 बंदे उतरे, तीनों ने मेरे ऊपर असला ऊपर कर दिया। मुझे लेके अंदर गाड़ी में बंद कर दिया और बिठा दिया। फिर 20-25 मिनट गाड़ी में घुमा के फिर मुझे एक प्लाट में उतार दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, पोश इलाका हो या कोई दूसरा, कहीं भी जो हिफाजत का निज़ाम है वो बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल रमीज, 4 रोज में ये दूसरा वाकया है। साउथ जोन डिफेंस में दूसरी सरकारी गाड़ी छीन ली गई है ड्राइवर से। ACLC हुक्काम का ये कहना है कि ट्रैकर ना होने की वजह से जो है सरकारी गाड़ियां छीनी जाती हैं। आज भी महकमा इरिगेशन के डायरेक्टर गुलाम अली का ड्राइवर उनकी बेटी को लेके पॉलर गया था और उसके बाद कार सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान आए और असले के जोर पर ना सिर्फ उसको लूटा बल्कि गाड़ी भी साथ ले गए। जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि आसान हदफ होता है सरकारी गाड़ी। संडे के रोज जो है अक्सर जो है ड्राइवर लेके निकलते हैं और साउथ जोन में जो सरकारी गाड़ी है वो अच्छे और नए मॉडल की होती है, इसलिए जो है मुल्जिमान इनको हदफ बनाते हैं। अपडेट्स के शुक्रिया सऊद। कराची के इलाके सुफरा चुरंगी के करीब पुलिस एहलकार शराब खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। फिक्सेड कारकुनों ने पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाना शुरू की तो एहलकार घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। एहलकारों ने मोबाइल कैमरे बंद करने का भी कहा। वाकया सचिल थाने की हदूद में पेश आया। यूनिफॉर्म पहने पुलिस एहलकारों की शराब खरीदते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कमिश्नर कराची ने कराची में बसंत फेस्टिवल मनाने पर पाबंदी लगा दी। इफ्तिखार शहवानी कहते हैं अपनी छत से जो चाहे पतंग उड़ाए, लेकिन फेस्टिवल की इजाजत किसी को नहीं देंगे।
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन ने नीपा पर होने वाले बसंत फेस्टिवल को रुकवाने की हिदायत कर दी। मैंने तो जिसकी कोई इजाजत नहीं दी हुई, अगर नहीं जी हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, वहाँ उनकी अपनी कमेटी सोसाइटी वालों की है, हमारी तरफ से कोई इजाजत नहीं है। शहर में क्या इजाजत है बसंत फेस्टिवल बनाने की? आप कमिश्नर हैं। देखिए, इजाजत लेना अगर कोई अपने तौर से अगर अपने घर में पतंग उड़ा रहा है प्राइवेटली तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ग्राउंड बसंत फेस्टिवल 4 दिन नहीं, बसंत फेस्टिवल की कोई इजाजत नहीं है और हमने कोई इजाजत नहीं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बाकायदा तौर पर बसंत मनाने पर पाबंदी है, कोई अगर ये करता है तो कार्रवाई क्या की जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कमिश्नर कराची से जब ये सवाल पूछा कि 14, 15, 16, 17 तारीख को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बसंत फेस्टिवल मनाया जा रहा है जबकि मुल्क के दीगर शहरों में इस पे पाबंदी है, तो उनका कहना था कि हमने किसी को इजाजत नहीं दी और ना ही बसंत फेस्टिवल मनाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में उनको इल्म नहीं था। डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को उन्होंने उसी वक्त जो है हदायत जारी की है कि इस फेस्टिवल को फौरी तौर पर रोका जाए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा है कि वो पुलिस हुकाम से भी राब्ता कर रहे हैं और जाके खुद भी इस इवेंट के बारे में जो है वो मालूम करके इसको फौरी तौर पर रुकवाएंगे। कमिश्नर कराची ने वाजे कर दिया कि ठीक है, वाज़ेह अहकाम दे दिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गोलियां चल गईं। ऑपरेशन टीम ने गैर कानूनी तामीरात पर बिलडोजर चलाया तो कब्जा माफिया ने फायरिंग कर दी। मजीद तफसीलात अरहम खान की इस रिपोर्ट में देखिए। हुक्मरानों के शहर में सरकारी जमीन छुड़ाने के लिए ऑपरेशन तेज। जोन 3 में पंजे गाड़े लैंड माफिया में खलबली। अपनी गैर कानूनी तामीरात बचाने के लिए जिला इंतजामिया पर फायरिंग कर दी। जिले इंतजामिया और CDA ने आज सुबह इलाका मलपुर में मरी रोड के गिर्द तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया तो बाद सर लैंड माफिया बौखलाहट का शिकार हो गई। सरकारी अराजी पर तामीर दुकानों पर जो ही बिल्डोजर चलना शुरू हुए तो कब्जा माफिया ने कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशन टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करके थाना बारा को मुंतकिल कर दिया। एक शख्स से पिस्टल भी बरामद। नाखुशगवार वाक़े के बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू। जोन 3 में 5 दुकानें मिसमार। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक सरकारी जमीन वागजार कराने के लिए ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर के शहरियों ने सुख का सांस लिया। CNG स्टेशन 58 घंटों बाद खुले, मगर पीर की सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, 58 घंटे जो लगे हैं CNG स्टेशंस खुलने में। जिनका रोजगार रिक्शों और गाड़ियों से वाबस्ता है, उन्होंने देर न की, सुबह सवेरे ही स्टेशंस पर गाड़ियां लगा दी। 3 दिन के बाद CNG खुली है, हम बहुत परेशान है। पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत परेशानी है। हम लोग मजदूर आदमी है। 2 दिन से बेकार बैठे हुए थे, शार्ट हो जाती है तो फिर तंग हो जाते हैं ना। कराची वालों की इतवार की छुट्टी CNG के उसूल में गुजर गई। इतवार का दिन है और आज के दिन लोग अपने अहल अहवाल के यहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं। फैमिली के लिए 2-2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। CNG नहीं है, कभी प्रेशर नहीं है। लाइन का आप देखें, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये समझ से बाहर। वज़ीर आज़म इमरान खान दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। What I intend to do with Pakistan. You see, I grew up in Pakistan. I'm the first generation of Pakistanis. When Pakistan in the 60s was considered the fastest growing country in Asia. It was actually a model of development for the developing world. I just met Sheikh Mohammed today and he again reminded me that Emirates Airline was helped by Pakistan Airlines in the 70s. So Pakistan was a country with optimism, hope. We grew rapidly. We had excellent governance system. Our bureaucracy was one of the best in Asia. And that's the Pakistan I grew up in. So then I played international cricket. When I started my international cricket, Pakistan was one of the weakest teams in world cricket. And we were emerging from colonialism. So we took great pride as our team became stronger and it competed. And by the time I left cricket, Pakistan was world champions. So I took pride
like my countrymen, as we competed internationally and we grew in confidence. But unfortunately, our country could not keep up that pace. Countries have, life of a country is in cycles. It's never in a straight line. You go up, you go down, course correction, countries come up, some countries don't go up. So in Pakistan's case, we were going up, and then various things happened when we started our down cycle. So when I left cricket, I started building the first cancer hospital in Pakistan. Reason was because my mother died of cancer. And it's then I realized there was no cancer hospital in the whole country. And then it occurred to me that people like me who were well off, I could afford to take my mother for treatment abroad. But what happened to the common man? Cancer is one of the most expensive treatments. So I started this movement, really. I went into the public to collect money to build this hospital. And so I'm just explaining to you how I got into politics. So one was cricket, watching our country go up as a cricketing nation, the pride that we could compete internationally and become world champions. Second was this cancer hospital. When I went to the public to collect money, I realized that our people are very generous and strong. Poorest of the poor people supported me. And I did what no one ever thought would happen, is that from public, I eventually collected money and built the hospital. And not just that I built it. It's a cancer hospital where 80% of patients get free treatment. Cancer treatment is one of the most expensive treatments. So then first I built it, and then to run the hospital, I again went to the people. And so it is the only private cancer hospital in the world which treats 80% people free, because it's the people who donate to the hospital. They built it, they run it. So I kept thinking, why is it that people are so generous to build a hospital and run it, but why don't they pay taxes? We were a country, and then I discovered we're a country which is amongst the top 5 countries in giving charitable donations. But at the same time, we are right at the bottom in giving taxes. And the reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes were wasted by the government. It was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. So why would people pay taxes? And of course, then the levels of corruption, because corruption is basically stealing taxpayers' money. But there was a third reason why I ended up in politics. And that was, I watched, first of all, I used to play professional cricket in England. So half my year was in England and then half in Pakistan. And I saw how a developed country, how the institutions worked, why they went ahead, how the governments were accountable, how there was meritocracy, and above all, how there was human development, the money spent on human beings. So I could compare what was going on in Western countries, and then I could see what was happening in our own country. But then I also saw other countries develop. And one of them was UAE. I used to play cricket in UAE from 1980 onwards, and I saw UAE kept developing. And then afterwards, we saw China develop. So the common thing in all countries that have gone ahead is governance. And governance has 2 aspects. One is a government has to be accountable. The more accountable a government, the more clean a government, the more successful it is.
And secondly, again I repeat, is meritocracy. The better the system of getting the best talent to the top, the better the country. Let me just give you a sporting example. Australia is the most successful cricketing country in cricket history of over 200 years, because Australia has the best system of bringing its talent up. Pakistan, in my opinion, and I'm not prejudiced, I understand cricket better than probably everyone in this hall. Pakistan has the greatest talent. Of all the countries I've played, I've never seen as much talent as in Pakistan. But we do not have a system of bringing that talent up. So what's the point of having great talent if you do not have a system of meritocracy which brings the talent up? And that's in every field. In the 60s, the reason Pakistan went up, because our civil service exam was the toughest. It was the most, all the young people wanted to go into Pakistan civil service. It was the toughest exam. We had the best talent that came up. And in 60s, the reason we progressed, one of the main reasons, was a civil service of very high quality. And gradually, as our system of merit went down, so did the country. So I wanted Pakistan to go up. And as I said, I saw UAE going up. The way each year you came, it changed. It got better and better. And similarly, and of course the greatest example is China. For me, the thing about China which is just remarkable, no nation in the history of mankind has done what China has achieved. In 30 years, they have brought 700 million people out of poverty. It is just a phenomenon which has never happened in human history. And of course, my motivation, again, of the Pakistan I wanted to see was based, and I am a student of history, Islamic history especially, was on the Prophet, or Prophet, peace be upon him, the state of Medina, which he created. Now, why do I say the state of Medina? Because the state of Medina laid the foundation of one of the greatest civilizations in the history of mankind. The principles that found the foundation of the state of Medina is what, for the next 700 years, was the greatest civilization on earth. And what were those principles? The state of Medina was founded on incredible principles of justice and humanity. It was the first time a welfare state was made, a state that took responsibility of the weak, what China has done right now. That was the state of Medina, where first time a state took responsible for its poor, its weak, its orphans, its widows. In the state of Medina, the first time pensions were created. Old people were also, it was a humane state. And secondly, there was justice, rule of law. These were the two main things. And the third thing, the Prophet of Islam, peace be upon him, made seeking knowledge a sacred duty. The word was that even if you have to go to China to seek knowledge, you must. Those days going to China meant not coming back. So the emphasis on seeking knowledge. For the next 700 years, all top scientists were Muslims. And that was the state of Medina. It laid that foundation. And then the way minorities, other religious people were treated. The Prophet signed famous, the Misaq-e-Medina. There's still a letter in St. Catherine's Church which was signed with the Christians, that your places of worship will be, till the end of time, they will be protected by Muslims. Secondly, that no forcible conversions would be in Islam. Thirdly, the Prophet's last sermon
It is a charter of human rights. It's about how human beings are equal. So it was a humane state created, rule of law, emphasis on education, that led to the growth of Muslim civilization. So this is, in Pakistan, we want the same basis of our state. The rise of what I believe, the way our country will rise, it will go back to those principles. We must, number one, have rule of law, everyone equal before the law. State must be accountable. We must have a welfare state where the state must take responsibility of its poor people. Half our population is on the poverty line or just above, and about 25% are below the poverty line. The state must take responsibility. All policies of the state must be, like in China, how do we lift the people from the bottom? And the most important thing is that we must, in Pakistan, start a reform program. Reforms are painful, but it is essential if we have to get out of our current problems. So, first of all, I joined politics in '96. From '96 to 2013, there was a very small party. Most of the time, it was one step up and 3 steps down. The first election I contested, we were wiped out. Second election, 5 years later contested, we had only 1 seat. Third election, we boycotted, and most of the time people made fun of me, thought we would never make it, because I'm an outsider. I wasn't from the political class. But one big lesson from sports which I learned, you only lose when you give up. So kept learning from my mistakes, kept getting up, falling, getting stronger. Eventually, we formed government in one of the 4 provinces in 2013, and it was the KP province, which was devastated by war on terror. It was on the border of Afghanistan, the tribal areas. The whole fighting took place in that region. The police was devastated by attacks. We had 70% of industry closed. And KP has a reputation that they only give you 1 chance. Each government comes once, it's ousted the next time. So we came in a coalition government and we started our reform programs. First of all, we started spending money on human development, health and education. Secondly, we did, first time in Pakistan history, no party had done before, we started spending money on climate change. Pakistan is about 8th in the countries that are most vulnerable to climate change. So we took this ambitious mission of planting 1 billion trees in 5 years. And then we reformed the police, depoliticized our police, depoliticized our bureaucracy, and then started tourism. Because KP has a lot of tourist sites. It was the center of Buddhist civilization, so religious tourism. वज़ीर आज़म इमरान खान दुबई गवर्नमेंट समिट से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत कौम है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।